जोहार, जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, घाटशिला के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई है और जेएमएम के प्रत्याशी सोमेश चंद्र सोरेन बहुत ज्यादा करीब 38,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से चुनाव जीत गए हैं। इस सीट पर उनके पिता यानी सोमेश सोरेन के पिता रामदास सोरेन के निधन के बाद चुनाव हो रहा था। ये उम्मीद तो थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जीत जाएगा, लेकिन ये जीत इतनी बड़ी होगी, इसकी कल्पना नहीं की गई थी। पिछली बार बाबूलाल सोरेन करीब 22,000 वोटों के अंतर से चुनाव हारे थे रामदास सोरेन से। इस बार वे उनके बेटे के हाथों करीब 38,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार गए हैं। क्या चुनाव की रणनीति रही? कैसे चुनाव लड़ा गया? भाजपा का क्या स्ट्रैटेजी था और जेएमएम ने किस तरह से चुनाव लड़ा और जमीन पर क्या परिस्थितियां थी, क्या जातीय समीकरण थे, किन बूथों पर ज्यादा उम्मीद थी बीजेपी को जहां उसको सफलता नहीं मिली? इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कल्याण कुमार गोराई जी हैं, पटमदा के पत्रकार हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काफी इनकी पकड़ है और बहुत जानकारियां हैं जो हमारे जैसे शहर में रहने वाले पत्रकारों को नहीं मिल पाती है। हम भी इन्हीं पत्रकारों पर आश्रित रहते हैं जमीनी जानकारी के लिए। तो कल्याण जी आज हमारे साथ हैं और ये हमें बताएंगे कि घाटशिला के उपचुनाव में आखिर क्या रहा, बीजेपी कहाँ चूक गई और जेएमएम के क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहे, जेएलकेएम जो पिछली बार 8,000 वोट लेकर आया था, इस बार कैसे उसके 3,500 वोट बढ़ गए। तो कल्याण जी, आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है जनमन की बात में। प्रणाम सर, सभी दर्शकों को प्रणाम। जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये इतनी बड़ी जीत कैसे हुई? 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन की एक तरह से लहर थी, मैया योजना का असर था और रामदास सोरेन जैसे प्रत्याशी थे, इसके बावजूद 22,000 वोटों की जीत हुई थी। इस बार वो 38,000 से ज्यादा हो गई, तो इसके कारण आप क्या देख रहे हैं? सर, जीत की तो संभावना पहले से ही थी, क्योंकि एक जी, सहानुभूति लहर, दूसरी बात स्वर्गीय रामदास सोरेन जी की जो छवि थी, बहुत अच्छी छवि रही उनकी। उनके इलाके में उनकी लोकप्रियता भी काफ़ी अधिक रही। लोगों से मिलना-जुलना, उनका व्यवहार, लोगों को सहयोग करना, ये सब उनकी ख़ासियत रही। और उनके कर्मों की बदौलत ही उनके पुत्र को लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि सर, भले ही वो राजनीतिक रूप से सोमेश चंद्र सोरेन उतने परिपक्व नहीं रहे, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ देखा। ख़ास करके जब से रामदास सोरेन जी मंत्री बने थे, तब से उनके घर में लोगों का आना-जाना, और कौन पार्टी कैडर है, कौन वहाँ के समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों से कैसे मिलना-जुलना उनके पिताजी का व्यवहार रहा। इन सभी चीज़ों से सोमेश चंद्र सोरेन को काफ़ी कुछ सीखने का अवसर मिला और उन्होंने ये सब सीखा। दूसरी बात है कि उनका भी व्यवहार काफ़ी अच्छा है। वो ऊँची आवाज़ में किसी से बात नहीं करते हैं। जो भी लोग जाते हैं उनके घर में, उनको सम्मान से बैठाते हैं। बाकी चाय-पानी वो तो अलग चीज़ है, लेकिन बहुत से लोगों से मैंने सुना कि सोमेश चंद्र सोरेन काफ़ी अच्छे स्वभाव के हैं और हो सकता है उनके पिताजी के राह पर चल के वो घाटशिला क्षेत्र का विकास करेंगे। इसलिए जनता का आशीर्वाद मिला। दूसरी बात सर, कि जो चुनाव के दौरान उनकी माताजी का जो संबोधन था, जो उन्होंने लोगों को प्रभावित करने का काम किया, वो वोट में भी तब्दील हुआ। और सोमेश सोरेन जो भी काम कर रहे थे, पार्टी की रणनीति के हिसाब से ही काम कर रहे थे और उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने मेहनत भी किया होगा, जितना भाजपा के लोग मेहनत किए होंगे, या बाबूलाल सोरेन जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, वो भी उतना ज़्यादा उनसे कम ही मेहनत किए होंगे सोमेश चंद्र सोरेन, क्योंकि उनको सोमेश चंद्र सोरेन को काफ़ी लोगों का सहयोग मिला। पार्टी में कहीं भी भीतरघात की बात नहीं रही। पार्टी के जो भी मंत्रीगण रहे, पूर्व मंत्री, विधायक, सांसद से लेके हर कोई किसी न किसी वर्ग को जोड़ने का प्रयास करते रहे। जैसे हमारे यहाँ के जुगसला के विधायक मंगल कालिंदी जी भी चुपचाप सुबह निकल जाते थे फील्ड में, घाटशिला में ही रहते थे रात को,
और दिन भर अपना काम किए, कहीं कोई मीडिया में उसका कोई खबर हम लोग को देखने को नहीं मिलता था। सिर्फ अपना फेसबुक में छोड़ते थे और वो उन इलाकों में जाते थे जहाँ की दलित वर्ग के लोग हैं या और भी बांग्ला भाषा भाषी लोग हैं, उनके बीच में जाके प्रचार किया। विधायक पोटका संजीव सरदार जी ने भी अपने समुदाय को जोड़ने के लिए भरपूर प्रयास किया और हमारे पटमदा क्षेत्र के भी भूमिज समुदाय के लोग घाटशिला में देखे गए प्रचार करते हुए, खास करके भूमिज समुदाय के बीच में। ऐसी बात नहीं है कि भाजपा के लोग नहीं किए, भाजपा के लोग भी यहाँ से घाटशिला जाकर के प्रचार किए, लेकिन लगता है उस पर उतना असर नहीं हुआ। तो ये तो रणनीति थी झामुमो की जो काम आई। दूसरी बात है सर, सोमेश सोरेन जी ने कम से कम 200 गैर आदिवासी जो कभी भाजपा के वोटर हुआ करते थे, विधानसभा क्षेत्र के 200 लोगों को व्यक्तिगत रूप से फोन किया। इसकी जानकारी मुझे वहां के एक मित्र से मिली कि रात के समय उन्होंने सिर्फ समर्थन मांगा कि आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए, और वैसे लोगों को फोन किया जो किसी पार्टी का कैडर नहीं, भले समर्थक हो सकते हैं, और उनके पास 20 से 30 वोट होता होगा, तो उन लोगों को फोन किया और समर्थन मांगा। तो लोगों ने इस बात की चर्चा भी की इलाके में कि कल मुझे सोमेश सोरेन जी का फोन आया था और उन्होंने समर्थन मांगा। तो ये चुनाव को काफी प्रभावित किया। इससे भी कम से कम 4-5 हजार वोट बढ़े। दूसरी बात है सर, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कुल 300 बूथ है, जिसमें 125 बूथ घाटशिला प्रखंड में आते हैं, जिसमें घाटशिला शहरी क्षेत्र भी शामिल है। 55 धालभूमगढ़ प्रखंड में, 21 बूथ गुड़ाबांधा प्रखंड में और 99 बूथ मुसाबनी प्रखंड में। शुरू से ये लग रहा था कि घाटशिला में जैसे 12,000 का लीड मिला और धालभूमगढ़ में 11,000, 23,000, गुड़ाबांधा में करीब 7,000 का बढ़त मिला, 30,000 की ये लीड मुसाबनी में जाके कुछ कम हो सकता है, क्योंकि मुसाबनी इलाका जो है भाजपा का गढ़ माना जाता था। लेकिन वहां भी करीब 8,000 से ज्यादा वोट का बढ़त मिल गया, जिससे 38,000 से ऊपर में उनकी जीत हुई, सोमेश चंद्र सोरेन की। ये इसको लहर भी कहा जा सकता है और झामुमो की रणनीति भी कहा जा सकता है। और आपको थोड़ा रोकेंगे एक बात, 1 मिनट। रामदास सोरेन के निधन के बाद से ही लोग ये समझ गए थे कि वहां उपचुनाव होना है। चंपई सोरेन उस समय से ही एक्टिव हो गए थे, उस समय से तैयारी में लग गए थे, लगातार आना जाना। और कभी सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर था गोड्डा में, कथित इनकाउंटर, उसको लेकर, और कभी नगड़ी के किसानों के आंदोलन को लेकर भी वो घाटशिला में लगातार बने रहे, कि मुद्दे उठाते रहे। डेमोग्राफी का मुद्दा हो या फिर बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा हो, किसी न किसी, और कभी ग्राम प्रधानों से मिलना हो, तो पूरा उन्होंने, उनके पास बहुत समय था। सोमेश सोरेन को बहुत कम समय मिला, क्योंकि उम्मीदवारी की घोषणा भी उनकी बहुत बाद में हुई। बीच में कयास लगाया जा रहा था कि कहीं उनके चचेरे भाई विक्टर को तो नहीं मिल जाएगा। सोमेश सोरेन को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई, ऑब्वियसली विरोधी खेमे की तरफ से फैलाई गई होंगी। तो ऐसा प्रयास किया गया कि सोमेश चंद्र सोरेन की छवि ऐसी बनाई जाए ताकि उनको चुनाव में लाभ नहीं मिले। तो सोमेश की घोषणा भी बहुत लेट हुई, मंत्री बनाए जाने की चर्चा उनकी थी, मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये मानकर चला जा रहा था कि कहीं न कहीं उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी उनके पिताजी की थी। हालाँकि चुनाव जीत जाएँगे ये सब लोग कह रहे थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि मार्जिन काफ़ी कम हो सकता है। तो इतने कम समय में इतना बड़ा लीड ले लेना, और चंपई सोरेन की जो 3 महीने की मेहनत थी, वो बिल्कुल पिछली बार से भी घट गया, जैसा आप बता रहे हैं। मूसाबनी जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, या घाटशिला में, तो ऐसा क्या हुआ कि शहरी मतदाता जो बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं, वे भी सोमेश सोरेन की तरफ चले गए। आपने पहले बताया है कि सोमेश सोरेन ने व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि बीजेपी का कैडर जल्दी दूसरी पार्टी में नहीं जाता, या तो वो वोट नहीं देगा, और अगर बूथ तक चला गया तो बीजेपी को ही देगा। इसको थोड़ा हमें विस्तार से बताइए कि आखिर इसको आप कैसे देख रहे हैं? हो सकता है जिन 200 लोगों को फोन किया गया हो उसमें भाजपा के कैडर नहीं रहे, भाजपा के समर्थक या पारंपरिक मतदाता वर्ग में से हों। लेकिन
सोमेश चंद्र की छवि और बाबूलाल सोरेन जी की छवि के बीच में जब लोगों ने ये फर्क समझा कि ये बहुत ही सादा सीधा सरल स्वभाव के हैं और बाबूलाल जी की छवि तो पहले से ही कुछ अलग रही, जिसके कारण लोगों को लगा कि नहीं, यही हमारे अच्छे नेता जनप्रतिनिधि हो सकते हैं। इसलिए मुसाबनी में भी भाजपा को उम्मीद से काफी कम वोट मिले और वहां भी पिछड़ जी गई भाजपा। और जहां तक चंपा सोरेन जी की 3 महीने की मेहनत का सवाल है, तो मेहनत तो उन्होंने खूब किया। उन्हें भरोसा था कि खास करके दामपाड़ा क्षेत्र जो संथाल बहुल क्षेत्र है, वहां से उन्हें समर्थन मिलेगा। हम लोगों ने भी ये उम्मीद जताई थी कि शायद वहां से 5-10 हजार का वोट मिल जाएगा। अगर वहां से 5,000 भी संथाल वोट वो काट पाते तो लीड कम होता। हम लोगों ने कुछ प्रचार को कुछ सोशल मीडिया में जो चल रहा था वो सब देख करके अंदाजा लगाया था कि शायद 5 से 7 हजार संथाल वोट में सेंधमारी होगा और बाबूलाल सोरेन जी को उसमें काफी फायदा होगा, जिससे हो सकता है कि 10 से 15 हजार के बीच में फैसला होगा। लेकिन ना तो उन्हें संथाल वोट में कुछ इजाफा वो कर पाए और ना ही जो भाजपा के पारंपरिक मतदाता है उनका उनका ही भरपूर समर्थन मिला। इसमें भाजपा प्रत्याशी की छवि का भी एक फैक्टर रहा तो भारी मतलब बहुत बढ़त सारी मिलने का। चीजों के अलावा बाबूलाल तो इस बहुत सारी चीजों के अलावा बाबूलाल सोरेन की छवि भी एक बड़ा कारण रही इसमें। लेकिन ये छवि तो जी सर। 2024 में भी थी। 2024 में भी तो यही बाबूलाल सोरेन थे। तो 75,000 से घटकर इस बार करीब 9,500 वोट उनके कम हो गए। तो ये आखिर तो क्यों सर हुआ? आखिर उसको बीजेपी उसको का वोट। सहानुभूति के रूप में देखा जा सकता है। जी। सहानुभूति सहानुभूति की भी लहर रही, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाजपा के वोट 9,500 घटे। जेल कैंप के वोट 3,500 बढ़ गए। तो ये क्या जेएमएम से कटकर बढ़े, बीजेपी से कटकर बढ़े, आप कैसे देखते हैं इसको? और ये भी बताइएगा कि क्या जो सुदेश महतो आए प्रचार करने या भाजपा के जो स्थानीय सांसद है विद्युत नारायण महतो, क्या महतो मोटो पर इनकी कोई पकड़ अब रही है कि नहीं रही है? जी। सर इलाके में जब माननीय सांसद जी प्रचार करने गए, सुदेश महतो जी गए, तो जैसा सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली कि कुछ लोगों ने सांसद जी को बता भी दिया कि दादा आपके समय में तो हम लोगों ने भाजपा को वोट दिया, लेकिन इस बार मत बोलिए, इस बार हम लोग जेल कैम ही करेंगे। हालांकि घोड़ाबांधा प्रखंड में जितने मतदाता हैं कुर्मी समुदाय के, सभी लोगों ने जेल कैम को वोट नहीं दिया। उन लोगों ने झामुमो को भी वोट दिया है। झामुमो को ढालभूमगढ़ प्रखंड में भी काफी वोट मिले हैं परसेंटेज में कुर्मी समुदाय के। जो लोग कैडर या समर्थक हैं उन लोगों ने समर्थन दिया है। उन लोगों ने जेल कैम को वोट नहीं दिया। जेल कैम को सबसे अधिक वोट गालूडी के 8 पंचायतों में ही मिला है। अच्छा। और वोट बढ़ने का जहां तक सवाल है, हो सकता है गैर कुर्मी मतदाताओं ने भी जेल कैम को इस बार सपोर्ट किया होगा, क्योंकि हर जगह 200-100 हर राउंड में उनको वोट मिला है। जी। तो इसका मतलब जो कुर्मी समुदाय के जो बड़े नेता हैं, चाहे वो जयराम महतो हों, चाहे सुदेश महतो हों, चाहे लोकल सांसद हों, ये दावा नहीं कर सकते कि उनके कहने पर ही कोई वोट इधर से उधर चला जाता है। जैसे आज की तारीख में हम देखते हैं कि आदिवासी वोट जो है, चाहे वो संथाल हो, भूमिज हो, सब लोग हेमंत सोरेन के साथ एकजुट हैं। लेकिन दूसरी जी जातियों के जो नेता हैं, वो अपने समाज का वोट नहीं दिला पा रहे हैं अपनी पार्टियों को। तो ये भी एक नेताओं के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी का और जो एनडीए का गठबंधन है उसमें। थोड़ा-सा जयराम सर, के बारे में लोकसभा में बताइए कि जी। जी, बोलिए लोकसभा आप। में सांसद जी को अपने समुदाय का भरपूर समर्थन मिला। उस समय लगभग 90% वोट वहाँ के भाजपा प्रत्याशी को मिला था। लेकिन तो वही वोटर जो है इस बार जेल कैंप के साथ ये गए। तो आप मान लीजिए कि किसी सांसद के पीछे, किसी नेता के पीछे उसको लोग जिता कर
भेज देते हैं कि हमारे समुदाय का नेता है, हमारी जाति का नेता है, तो विद्युत महतो को तो वोट मिल गए कुर्मी समाज के। लेकिन वो नेता तो तभी कहेंगे जब वो अपने समर्थकों का वोट अपनी पार्टी में भी ट्रांसफर कराएं। बीजेपी का तो एक स्टेट जी, बिल्कुल। सॉलिड वोट है, ऐसा नहीं था कि वहां विद्युत महतो की जगह कोई दूसरा कैंडिडेट भी खड़ा होता तो भी वो वोट उस कैंडिडेट को मिलते। ऐसा नहीं था कि विद्युत महतो नहीं खड़े होते तो वो वोट बीजेपी को नहीं मिलता। वो तो मोदी के नाम पर वोट मिल रहा था, राष्ट्रवाद के नाम जी, पर जी। मिल रहा था, देश के नाम पर मिल रहा था। नेता तो आप तभी कहे और ये जाएंगे भी जब बात है अपना कि वोट आप अपनी पार्टी को ट्रांसफर। जी। उस समय कुर्मी समुदाय से सिर्फ एक ही नेता मजबूत प्रत्याशी के रूप में विद्युत वरण महतो जी ही चुनाव लड़े। उस समय उनके जी। प्रतिद्वंदी जो थे, वो गैर कुर्मी समुदाय से आते हैं, इसलिए समाज का उनको पूरा समर्थन मिला। हाँ, और जयराम महतो ने भी कैंडिडेट नहीं दिया उनके खिलाफ, बाकी जगहों पर खड़ा किया था, जी, लेकिन यहाँ पर जी सर। इसमें जेडीएम ने या इसमें उस एक समय बात तो चली डीवी कि के शेषा प्रसाद ने वोट दी। किसी को भी दीजिए, जितना तो आदिवासी को ही है। कोई भी आदिवासी उम्मीदवार ही हुँ, जीतेंगे। तो क्यों जी। नहीं हम अपने समुदाय के जो नेता हैं, जयराम महतो, उनका ही समर्थन करें। लेकिन एक चुनाव में हम लोगों ने देखा कि जैसे बीजेपी की जो रणनीति रही, चंपई सोरेन को आप अलग कर दीजिए और बाकी बीजेपी को अलग कर दीजिए। तो चंपई सोरेन ने तो खूब मेहनत किया है, दिखाई दिया हम लोगों को। लेकिन बाकी जो भाजपा की जो रणनीति थी, इसके नेता लगातार वही डेमोग्राफी, वही बांग्लादेशी घुसपैठ यही कर रहे थे। और जेएमएम के नेता बिल्कुल वहाँ तो चूँकि हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन ही जो बोलते हैं और वही दिखते हैं, बाकी नेता पीछे रहकर काम करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि मंगल कालिंदी थे, संजीव सरदार थे, ये लोग पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे, ज़्यादा सामने नहीं आते विधायक थे। समीर महांती ने भाजपा भी के काम नेता किया, बूढ़ाबांधा प्रखंड में। हाँ, उड़ान उन्होंने सारंगी भी ने काम काफ़ी किया है, काम बढ़िया किया। काम किया है। तो जी, ये लोग उतने लाइमलाइट में नहीं थे, लेकिन अब हमने देखा भानु प्रताप शाही जो करीब 500-600 किलोमीटर दूर भवनाथपुर से आए थे, उन्हीं का चेहरा दिखता था। या फिर आपको अभय सिंह का चेहरा दिखता था जो प्रभारी थे। तो कहीं न कहीं जी, अगर किसी क्षेत्र में 50% आदिवासी वोटर हैं, वहाँ एक तो आप ऐसे लोगों को बैठा देते हैं जो वहाँ की संस्कृति, जो वहाँ की लोगों के साथ घुल-मिल नहीं पाते हैं। इसका भी एक कोई असर पड़ा या कनेक्शन जो बीजेपी का होना चाहिए आदिवासियों के साथ, वो पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया। चंपई सोरेन ने भी कहा कि हम अपना मैसेज नहीं पहुँचा पाए, लेकिन ये सवाल है कि संथाल परगना से लेके घाटशिला तक जब डेमोग्राफी का मुद्दा और घुसपैठ का मुद्दा लगातार बीजेपी उठा रही है और लगातार वो मुद्दा काम नहीं कर रहा, तो कितने दिन तक इस मुद्दे को लेकर चलेंगे? सवाल आदिवासी पूरा कर लेता इलाके हूँ, में। क्या आदिवासियों के इलाके जी, में ये डेमोग्राफी का मुद्दा, ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा क्या असर करता है आपको लगता है? आप तो उसी इलाके में रहते हैं। नहीं, नहीं, बिल्कुल असर नहीं है सर। उस चीज़ का कोई असर नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। गैर आदिवासी लोगों में भले बांग्लादेशी मुद्दे पर चर्चा होती है, लेकिन आदिवासी लोगों के बीच में इस जी, बात की कोई चर्चा नहीं होती है। और उस मुद्दे को भुना नहीं पाए इन लोग, लोग एक्सेप्ट ही नहीं किए। आदिवासी समाज के लोग उस मुद्दे को एक्सेप्ट ही नहीं किए। हालाँकि यहाँ हेंदल-जोड़ी में जी। जो बांग्लादेशी या मुस्लिम मैया सम्मान योजना के लाभुकों का मामला था, उन सभी को भी बाबूलाल मरांडी जी ने भी उठाया, भाजपा के नेताओं ने काफ़ी प्रचार किया, लेकिन हेंदल-जोड़ी में भी जेएमएम को लीड मिला है। कहीं उसका असर नहीं दिखा। तो कल्याण जी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कहाँ-कहाँ ऐसे पॉकेट थे जहाँ बीजेपी अपने पुराने जो मजबूत जगह थे वहाँ से भी पिछड़ गई और कारण क्या रहा? चुनाव आपने देखा, एक तरफ जेएमएम की पूरी सरकार आ गई थी, जितने मंत्री थे, जितने सांसद थे, जितने विधायक थे, जितने उसके प्रमुख नेता थे, महुआ मांझी, सुप्रियो भट्टाचार्य बांग्ला भाषियों को अपने तरफ करने में लगे हुए थे, आदिवासी इलाकों में पुराने नेता बैठे हुए थे, दीपक बिरुआ पूरे कमान सँभाले हुए थे। मिथिलेश ठाकुर को लाकर 51 शहरी बूथों का ज़िम्मा दिया गया था। तो ये बीजेपी जेएमएम की जो स्ट्रैटेजी थी वो पूरी साफ थी और बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से थी। भाजपा ने ज़्यादा बिल्कुल सोशल सर। मीडिया पर और ज़्यादा मीडिया कब्जा करने पर ध्यान दिया। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सर एक बात है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गाँव में जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो प्रचार वो किनके बीच करेंगे? अपने समुदाय के बीच या अपने पार्टी कैडर के बीच करेंगे? तो उन लोग
जी, उनको कितना स्वीकार करते हैं, ये भी तो बड़ी बात है। सिर्फ प्रचार करने से नहीं होगा, बिल्कुल, आपकी जो अपील है, उसको कितना लोग पसंद कर रहे हैं, कितना स्वीकार कर रहे हैं, ये भी देखने वाली बात है। प्रचार करने से ही वोट मिल जाएगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर। जी, प्रचार तो भाजपा के लोगों ने खूब किया। बिल्कुल। तो इस पूरे चुनाव को जो आपने देखा है, ज़रा हमारे दर्शकों को एक पूरा जो घटनाक्रम है, पूरा चुनाव का एक जो हमारी बातचीत में भी आप बता रहे थे, ज़रा आप दर्शकों को भी एक बार बताइए ताकि लोग समझ पाएँ कि कहाँ किस तरह से चुनाव हुआ, कहाँ पिछली बार वोट बीजेपी को ज़्यादा आए, इस बार जेएमएम को ज़्यादा आए। किन-किन इलाकों में कैसे-कैसे वोट बँटा है, ये ज़रा बताएँ? सर घाटशिला शहरी क्षेत्र में शुरू से लग रहा था कि पिछले चुनाव की तुलना में इस बार भाजपा को ज़्यादा वोट मिलेंगे। लेकिन देखा जाए तो घाटशिला शहरी क्षेत्र में करीब 500 वोटों का बढ़त भाजपा को मिला है जेएमएम से। बाकी ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जी, झामुमो को ज़्यादा वोट मिलते गया। घाटशिला ब्लॉक में 12,000 का लीड मिल गया। घाटशिला के बाद दालबुमगढ़ प्रखंड आता है 55 वोट, वहाँ से भी 11,000 का लीड मिला। पिछली बार वो लगभग 8,000 का लीड था 24 में। फिर गुड़ाबांधा में भी पिछला बार जो था उससे 2,000 का ज़्यादा वोट में लीड मिला। उसी तरीके से लीड बढ़ते गया, कहीं भी इनके खिलाफ कोई माहौल नहीं था, ना सरकार के खिलाफ कोई माहौल देखा गया और मैया योजना का तो काफ़ी असर रहा, महिलाओं का वोट मिला है। मैया योजना काम किया, सहानुभूति की भी लहर रही चुनाव से और चुनाव के पहले ही एक लिस्ट जारी कर दिया गया था, जहाँ तक मुझे याद है। 11 को जी, वोटिंग थी, शायद 7 को किस्त आ गई थी मैया योजना की। घाटशिला में सबसे पहले जिले में सबसे पहले घाटशिला में किस्त डाली गई थी, उसके बाद बाकी ब्लॉक में जी, हुए। तो मैया योजना का तो खूब असर है सर, वो तो आप देख ही रहे हैं। जी। बिहार में भी 10,000 काम किया। उसी हुँ, तरीके हुँ। से मैंने एक भाजपा के मंडल अध्यक्ष से सर एक दिन चर्चा करते हुए कहा कि सर आपके जो सांसद जी हैं, वो लोकसभा चुनाव में 98,900 वोट लाए थे, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से, जो कि भाजपा के लिए सर्वाधिक वोट था। और झामुमो प्रत्याशी समीर महांती को 98,400 वोट मिले थे, यानी कि 500 वोट की बढ़त थी भाजपा को। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि विद्युत वरण महतो जी से भी बेहतर छवि वाले आपके बाबूलाल सोरेन हैं, जो आप ज़्यादा वोट का बात कर रहे हैं या जीतने की उम्मीद रख रहे हैं? तो बोला नहीं वैसा नहीं है, लोकसभा और विधानसभा अलग-अलग होता है। तो लोकसभा में मोदी लहर काम करता है, विद्युत वरण महतो को अपना कुर्मी समुदाय का वोट मिला, उस समय जेल कैंप नहीं था। तो उसी को सर्वाधिक मानेंगे ना, उससे भाजपा को ज़्यादा या कमल छाप पर उससे ज़्यादा वोट मिलने का अनुमान नहीं है। तो वो बोले कि हाँ, देखिए कड़ी टक्कर है, हो सकता है कि हम लोग कुछ वोट से जीत जाएँ और हम पार्टी का नेता है, हम कैसे बोलेंगे कि हमारा पार्टी का प्रत्याशी हारेगा। तो हमने यही कहा कि सर जो चुनाव का दिन है, चुनाव तो पार हो गया, वोट तो पार हो गया, अब बोलने से भी क्या दिक्कत है? तो बोले नहीं, देखिए क्या होता है, आप लोग को तो ज़्यादा जानकारी होगा। तो इस तरह से एक बात थी कि उस समय मोदी लहर और विद्युत महतो की स्वच्छ छवि या विकास का जो भी है, उनके नाम बहुत उपलब्धि है, गुड़ाबांधा से लेके डुमरिया, उस इलाके में सड़क उन्होंने बनवाई है, तो उसका भी असर है। तो बाबूलाल सोरेन की तो उपलब्धि कुछ है ही नहीं उस इलाके में और पूरे इलाके बिल्कुल। में उनकी पहचान भी शायद नहीं है। तो इसलिए उनको तो कम वोट मिलना स्वाभाविक है। तो तो छवि भी सोचने वाली एक बात आप कारण बनी है सर। जी, जी। तो आप बता रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव में 98,000 और विद्युत को मिले थे जो 900 बीजेपी के उम्मीदवार थे और समीर महांती को सिर्फ समीर 500 महांती वोट को कम मिले थे। तो जी, जी। अगर मोदी की उतनी प्रचंड लहर में भी भाजपा और जेएमएम के वोटों में सिर्फ 500 का अंतर था, तो बीजेपी का जी, प्रत्याशी जीत जाए ये भी सोचना एक बहुत बड़ी कल्पना हो सकती है कि ऐसी जी। स्थिति में जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जहाँ मोदी की लहर चल रही है।
लेकिन मैंने बात किया था और उस समय जो चंपई सोरेन के करीबी लोग थे, जो उनका चुनाव प्रबंधन देख रहे थे, वो लोग मान के चल रहे थे कि हमारा बेस 75,000 फिक्स हो गया, जो पिछले चुनाव में आया था। तो उनका टारगेट था कि उस 75,000 को हमको 1 लाख तक ले जाना है और 1 लाख वोट आ जाएगा तो चुनाव जीत जाएँगे। ये सही बात था कि जो 1 लाख वोट लाता वो चुनाव जीत जाता। लेकिन वो 75,000 को उन लोगों ने किस आधार पर बेस मान लिया था, मुझे ये समझ में नहीं आया। क्योंकि भाजपा जो पिछली बार 2014 में चुनाव जीती या 2019 में जीती, कभी 60,000 का आंकड़ा बीजेपी ने पार नहीं किया था। 24 में 75,000 जी, वोट आए थे। तो ये उस समय ये भी चल रहा था कि हो सकता है बीजेपी की सरकार बन जाए, कुछ लोग इसको भी लेकर आश्वस्त थे। तो गैर आदिवासी वोट काफ़ी पड़े थे बीजेपी की तरफ, जो इस बार नहीं पड़े। आप जैसा बता रहे हैं कि 1.5% वोट भी कम पड़ा इस बार, पिछली बार चुनाव की तुलना में। तो वो भी बीजेपी के जी, पक्ष में नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जेएमएम ने तो अपना पूरा वोटिंग करा लिया। लेकिन बीजेपी का जो वोट था, एक तो वोट परसेंटेज उसका कम हुआ, दूसरा आप बता रहे हैं कि सोमेश सोरेन ने बहुत ऐसे लोगों को जो भाजपा की तरफ वोट कर सकते थे, उसको अपनी तरफ कर लिया। तो ये सब भी एक नुकसान जी, हुआ। तो बीजेपी की रणनीति भी कहीं न कहीं एक पूरी तरह से हाइपोथेटिकल थी, आधारित इस बात पर थी कि जो 75,000 हमें मिले थे वो इंटैक्ट रहेंगे और उसमें हमको कुछ जोड़ लेना है, और इसलिए फिर वो चाईबासा में चाहे नो एंट्री वाले मामले में आदिवासियों पर लाठीचार्ज का मामला हो, रघुनाथ सिंह और रघुनाथ महतो वाला भूमिज वाला मुद्दा उठाना हो, कुम्हारों को एससी का दर्जा देने की बात हो, चंपई सोरेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई पुराने वीडियो जी। चलाए गए कि किसी तरह से वोट हमारी तरफ ट्रांसफर हो, लेकिन कोई वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये भी एक मुझे प्रयास तो लगता है खूब कि किए गए समझ में थे। आ गया। जी, जी। लेकिन मुझे लगता प्रयास है कि खूब अभी भी हुए लेकिन आदिवासी सफल नहीं हो पाए। हुँ, और दीपक प्रयास बिरुवा में का कोई कमी नहीं ट्वीट भी रही। हमने देखा कल। हाँ, हाँ, और दीपक बिरुवा ने तो रात में कल ट्वीट भी कर दिया चंपई सोरेन को कि अब आप मार्गदर्शक मंडल में आने के लिए आपका इंतज़ार हो रहा है। 3 पूर्व मुख्यमंत्री पहले जी, से बैठे हुए हैं, तो अब आप भी आ जाइए चौथे। अब ऐसे तो बीजेपी के पास 5 पूर्व सीएम हैं, लेकिन बाबूलाल को उन्होंने छोड़ दिया होगा क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, एक्टिव हैं अभी। जी, नहीं तो अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, मधु कोड़ा और चौथे अब चंपई का इंतज़ार हो रहा है, ऐसा वो कर रहे थे। तो म चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा कल्याण जी, आपने बहुत सारी जानकारियाँ दी, बहुत सारी फैक्ट फिगर आपने बताए, ग्राउंड रिपोर्ट जो आपके पास थी वो आपने दी। फिर हम लोग किसी और मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कल्याण जी को धन्यवाद देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।